ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। सिलेबस चल रहा है केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर है। आज का टॉपिक है त्रिज्या अनुपात की सफलता। त्रिज्या अनुपात की सफलता। त्रिज्या अनुपात की क्या सफलता है? तो त्रिज्या अनुपात की सफलता को हम क्या समझते हैं? एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। त्रिज्या अनुपात की जो सफलता है इसको हम किस प्रकार से समझते हैं? एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे NaCl, NaCl में दो आयन है, एक तो Na प्लस है और एक है NaCl है। तो यहां पर मैं पूछूं कि Na जो है वो कौन सा आयन है? धनायन है। इसकी त्रिज्या क्या होगी? इसकी त्रिज्या होगी 1.02 एंगस्ट्रॉन होगी और Cl माइनस की जो त्रिज्या होगी वो 1.84 एंगस्ट्रॉन होगी। अब हम क्या निकालें? हमारे पास धनायन की त्रिज्या आ गई और किसकी त्रिज्या आ गई? ऋणायन की त्रिज्या आ गई। तो त्रिज्या अनुपात क्या होता है? त्रिज्या अनुपात होता है धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को। धनायन धनायन की त्रिज्या तथा ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? अनुपात को। धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिज्या अनुपात कहते हैं। और त्रिज्या अनुपात को हम किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल आर स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। धनायन की त्रिज्या कितनी है? 1.02। ऋणायन की त्रिज्या कितनी है? 1.84। कितना मान आएगा? मान आएगा 0.550। ये किनके मध्य मान आता है? मैंने आपको सारणी लिखाई थी, उस सारणी में देखना ये मान किनके मध्य आता है? ये मान आता है 0.414 से लेके कहां तक आ रहा है? 0.732 के मध्य आ रहा है। जो ये मान आ रहा है वो किनके मध्य आ रहा है? ये जो मान किनके मध्य आ रहा है वो 0.414 से लेके 0.732 के मध्य आ रहा है। इनके मध्य अगर मान आए वो कौन सी संरचना होगी? वो संरचना होगी अष्टफलक की संरचना। कौन सी संरचना होगी? अष्टफलक की संरचना होगी। अष्टफलक की संरचना। सेकंड एग्जांपल नंबर सेकंड है CaCl। CaCl में दो आयन है, एक तो CS पॉजिटिव नेचर का है और Cl किसका है? नेगेटिव नेचर का है। तो अगर हम किसकी बात करें? CS धनायन, इसकी त्रिज्या क्या होगी? इसकी त्रिज्या होती है 1.67 और Cl माइनस की त्रिज्या क्या होगी? Cl माइनस की त्रिज्या होगी 1.84। हम क्या निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं त्रिज्या अनुपात। तो त्रिज्या अनुपात कैपिटल आर स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। तो धनायन की त्रिज्या क्या होगी? धनायन की त्रिज्या होगी 1.67। ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी? 1.84। क्या मान आएगा? मान क्या आएगा? मान आएगा 0.800। ये मान है वो किनके मध्य आ रहा है? ये जो मान है वो मान आ रहा है 0.732 से लेके 1 के बीच में आ रहा है। तो ये मान है वो किनके मध्य आ रहा है? 0.732 से लेके 1 के 0.732 से 1 तक ये मान मिल रहा है 0.800। तो ये अगर ये मान इनके मध्य अगर कोई मान आए तो वो कौन सी संरचना होगी? वो होगी घनीय संरचना। घनीय संरचना कौन सी संरचना होगी? घनीय संरचना होगी। एग्जाम्पल नंबर 3 है BeS। BeS में दो आयन है, एक तो Be पॉजिटिव है, एक S अल्फा है जो किस प्रकार का नेगेटिव है, ऋणायन है। तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी? इसकी त्रिज्या होगी 0.59 और इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी? इसकी त्रिज्या होगी 1.85 इसकी त्रिज्या होगी। हम क्या निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात कैपिटल आर स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। धनायन की त्रिज्या क्या है? 0.59 अपॉन ऋणायन की त्रिज्या क्या है? 1.85। क्या मान आएगा? मान आएगा 0.320। ये मान किनके मध्य आ रहा है? ये मान आ रहा है 0.525 कहां तक है? कहां तक है? 0.414 के मध्य आ रहा है।
जो ये मान है वो किनके मध्य आ रहा है, ये मान आ रहा है 0.225 से लेके 0.414 के मध्य आ रहा है। अगर इनके मध्य कोई मान आए तो किस प्रकार की संरचना होगी, वो होगी चतुष्फलकीय। किस प्रकार की संरचना होगी, चतुष्फलकीय संरचना होगी। चतुष्फलकीय संरचना, ये आपको 3 एग्जाम्पल उतारने सफलता में। त्रिज्या के अनुपात की सफलता में आपको कितने एग्जाम्पल उतारने, 3 एग्जाम्पल उतारने। इसके बाद लगाओ हेडिंग, इन 3 एग्जाम्पल के बाद आप हेडिंग लगाना त्रिज्या अनुपात की असफलता मतलब कमियां, क्या क्या इसकी कमियां रही। ये तीनों एग्जाम्पल आपको उतारने सफलता में, त्रिज्या अनुपात की सफलता में आपको तीनों एग्जाम्पल उतारने। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है त्रिज्या अनुपात की असफलता, मतलब त्रिज्या अनुपात की क्या कमियां रही। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट कर देंगे 1-2 दिन में। मैथमेटिक्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ की क्लास 1-2 दिन में आपकी स्टार्ट हो जाएगी। 15 दिसंबर के आसपास आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करवा देंगे और 15 दिसंबर के बाद आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड सेमेस्टर फरवरी में आपको क्या करवा दिया जाएगा, कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अगला टॉपिक है त्रिज्या अनुपात की असफलता। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, गहराई में जाके समझना। बिल्कुल आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको बताया जा रहा है नॉलेज। नॉलेज आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक बताया जा रहा है, या वो केमिस्ट्री हो, या वो मैथ हो, या वो फिजिक्स हो। अगला टॉपिक है त्रिज्या अनुपात की असफलता। त्रिज्या अनुपात की चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है रिपीट क्वेश्चन। एग्जाम में बार बार ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इसमें आपको त्रिज्या अनुपात की असफलता, असफलता के क्वेश्चन में लिख लेना कमियां। कई बार एग्जाम में कमियां भी लिखा है, कमियां क्वेश्चन में नहीं। तो हम किसके अनुसार देख रहे हैं, त्रिज्या अनुपात के अनुसार आपको बताया जा रहा है। त्रिज्या अनुपात के अनुसार, तो त्रिज्या अनुपात आयनों के बारे में क्या बताता है, ये हमको देखेंगे। आगे जाके ये क्या हो गई, फेल हो गई। त्रिज्या अनुपात ने आयनों के बारे में क्या बताया, जो बताया वो आगे जाके क्या हो गई, फेल हो गई। तो सबसे पहला पॉइंट आता है त्रिज्या अनुपात के अनुसार। सबसे पहले आपको एडी लगानी, एडी के बाद आपको लिखना त्रिज्या अनुपात के अनुसार। जो ये पॉइंट बता रहा है वो कौन बताएगा, त्रिज्या अनुपात बताएगा। तो पहला पॉइंट आपको डालना है और इसमें लिखना है आयनिक या आयनों को, आयनों में, आयनों को ठोस, आयनों को ठोस गोलाकार होते, आयन ठोस गोलाकार होते, आयन एक ठोस, आयनों को ठोस, ठोस कठोर गोलाकार होते हैं, माना गया। आयनों को ठोस गोलाकार, आयनों को ठोस कठोर गोलाकार माना गया। ये कौन मान रहा है, ये कौन बता रहा है, आयनों को, आयन है वो कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, गोलाकार होते हैं। ये कौन बता रहा है, त्रिज्या अनुपात हो रहा है। यहां पर कठोर शब्द का मतलब क्या है, यहां पर जो कठोर शब्द का मतलब है दनाइन और इनाइन। आयन का मतलब क्या है, यहाँ पर आयन का मतलब है दनाइन और इनाइन। दनाइन और इनाइन के मध्य कौन सा बल पाया जाता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। इस अंतरा आणविक आकर्षण बल के कारण जो दनाइन और इनाइन है, इनके मध्य की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। बहुत कम होने के कारण ये किस प्रकार के हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं।
कठोर होने के कारण इनकी जो त्रिज्या है, इनकी जो त्रिज्या है वो क्या नहीं होती, परिवर्तन नहीं होती है। त्रिज्या परिवर्तन नहीं होती है तो इनका जो त्रिज्या अनुपात का मान क्या आता है, एकदम सही प्राप्त होता है। त्रिज्या अनुपात का जो मान होता है वो किस प्रकार का होता है, एकदम सही प्राप्त होता है। ध्यान से देखना, आयनों को ठोस ठोस गोलाकार, ठोस कठोर गोलाकार माना गया। कौन मान रहा है, ये त्रिज्या अनुपात मान रहा है। कौन मान रहा है, त्रिज्या अनुपात मान रहा है। तो कठोर होने का मतलब है, आयनों का मतलब है धनायन और ऋणायन। धनायन और ऋणायन के मध्य अंतराणु आकर्षण बल के कारण इनकी जो मध्य की जो दूरी है धनायन और ऋणायन की, ये क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। बहुत कम होने के कारण इनके आकर्षण बल बढ़ जाते हैं, जिसके कारण इसकी जो धनायन और ऋणायन की त्रिज्या क्या हो जाती है, परिवर्तन नहीं होता। त्रिज्या का मान परिवर्तन नहीं होने के कारण, धनायन और ऋणायन की त्रिज्या के मान में परिवर्तन नहीं होने के कारण जो आयनों की जो त्रिज्या, धनायन और ऋणायन की जो त्रिज्या है वो किस प्रकार की प्राप्त होती है, एकदम सही प्राप्त होती है। तो सेकंड पॉइंट निकला। पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड में क्या बताया, पॉइंट नंबर सेकंड बताता है त्रिज्या अनुपात धनायन और ऋणायन, धनायन व ऋणायन की त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण त्रिज्या अनुपात का मान सही प्राप्त होता है। त्रिज्या अनुपात का मान सही प्राप्त होता है, सही प्राप्त होता है। ध्यान से देखना, आयन जो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। कठोर होने का मतलब है धनायन और ऋणायन के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण धनायन और ऋणायन की क्या होती है, दूरी बहुत कम हो जाती है, मतलब आकर्षण बल बढ़ जाता है। इस कारण धनायन और ऋणायन की जो त्रिज्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होती है। कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण त्रिज्या अनुपात का मान क्या होता है, मान सही प्राप्त होता है। पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री ध्यान से सुनना। धनायन और ऋणायन के मध्य, धनायन व ऋणायन के मध्य आयनिक बंध, केवल आयनिक बंध पाया जाता है। धनायन और ऋणायन के मध्य केवल कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है। ये केवल आपको ध्यान, केवल शब्द को ध्यान से रखना है। केवल, केवल जो शब्द है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर धनायन और ऋणायन के मध्य केवल कौन सा पाया जाता है, आयनिक। केवल कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है। धनायन और ऋणायन के मध्य केवल कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है। ये कौन बता रहा है, त्रिज्या अनुपात बता रहा है। कौन बता रहा है, ये त्रिज्या अनुपात बता रहा है। त्रिज्या अनुपात बता रहा है धनायन और ऋणायन के मध्य केवल कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है। पॉइंट नंबर फोर, पॉइंट नंबर फोर, धनायन व ऋणायन के मध्य सहसंयोजक बंध नहीं पाया जाता है। धनायन ऋणायन के मध्य, धनायन व ऋणायन के मध्य सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध नहीं पाया जाता है। ये कौन बता रहा है, कौन बता रहा है, त्रिज्या अनुपात बता रहा है। धनायन और ऋणायन के मध्य सहसंयोजक बंध नहीं पाया जाता है। ये कौन बता रहा है, त्रिज्या अनुपात बता रहा है। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, एक के पॉइंट को ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 5 है, एक के पॉइंट को ध्यान से समझना। धनायन व ऋणायन के मध्य, धनायन व ऋणायन के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल के कारण, धनायन व ऋणायन अंतरा आणविक आकर्षण बल के कारण
द 9 व री 9 के मध्य अंतराणिक आकर्षण बल के कारण द 9 व री 9 एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, संपर्क में होते हैं। ये कौन बता रहे हैं? संपर्क का मतलब दोनों, जैसे ये द 9 है और ये क्या री 9 है, दोनों क्या होते हैं? टच होते हैं। दोनों क्या होते हैं? बहुत टच। ये द 9 है और ये क्या री 9, दोनों टच होते हैं। टच होने के, ये टच होते हैं मतलब संपर्क होते हैं। द 9 व री 9 अंतराणिक आकर्षण बल के कारण द 9 व री 9 एक दूसरे के क्या होते हैं? संपर्क में होते हैं, मतलब टच में होते हैं। पॉइंट नंबर 6 है धातु ऑक्साइड। ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है त्रिज्या अनुपात। धातु ऑक्साइड व धातु सल्फाइड की संरचना, की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है? अष्टफलक की होती है। ये कौन बता रहा है? त्रिज्या अनुपात बता रहा है। धातु ऑक्साइड व धातु सल्फाइड की संरचना होती है वो अष्टफलक की होती है। कौन बता रहे हैं? त्रिज्या अनुपात बता रहा है। ये क्या रही? त्रिज्या अनुपात की कमियां रही, असफल। इसके बाद क्या किया वैज्ञानिकों ने? इसके बाद वैज्ञानिक आए और वैज्ञानिक ने किसका प्रयोग किया? स्पेक्ट्रम का प्रयोग किया। अगला टॉपिक डालो स्पेक्ट्रम थ्योरी। इसके बाद कौन आई? स्पेक्ट्रम थ्योरी आई, और स्पेक्ट्रम थ्योरी आई तो इसको क्या कर दिया? फेल कर दिया। किसको? त्रिज्या अनुपात। स्पेक्ट्रम सिद्धांत। अगला हेडिंग लगाओ स्पेक्ट्रम सिद्धांत। और इसने आयनों के बारे में क्या बताया? स्पेक्ट्रम सिद्धांत। यहाँ पर स्पेक्ट्रम क्या है? युक्ति है, एक डिवाइस है जो क्या करते हैं? प्रयोग करने में काम में आती है। मतलब स्पेक्ट्रम की सहायता से हम फोटोन को आपतित कर सकते हैं, मतलब प्रकाश की किरणों को आपतित कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल को किसी आयनों पर या किसी पदार्थ पर क्या कर सकते हैं? आपतित कर सकते हैं। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है, अल्फा पार्टिकल भारी पार्टिकल होते हैं जो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो स्पेक्ट्रम की सहायता से हम क्या करते हैं? फोटोन आपतित करवाते हैं। फोटोन का मतलब होता है प्रकाश की किरणें। प्रकाश की जो किरणें आती है वो किसके रूप में आती है? फोटोन के रूप में आती है। तो सबसे पहला पॉइंट बताया स्पेक्ट्रम थ्योरी क्या कहती है, ध्यान से देखना। स्पेक्ट्रम सिद्धांत क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट आयनों के बारे में। आयनों के बारे में ध्यान से सुनना। स्पेक्ट्रम सिद्धांत की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? क्योंकि त्रिज्या अनुपात की कमियां रही, उस कमियों को कौन दूर कर रहा है? स्पेक्ट्रम सिद्धांत दूर कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट पहले आपको हेडिंग लगानी स्पेक्ट्रम सिद्धांत। सिद्धांत के नीचे आपको लिखना स्पेक्ट्रम सिद्धांत के अनुसार। ये जब पॉइंट लिखेंगे वो किसके अनुसार लिखेंगे? स्पेक्ट्रम सिद्धांत के अनुसार लिखने वाले। जितने भी हम पॉइंट लिखेंगे वो किसके अनुसार लिखेंगे? स्पेक्ट्रम थ्योरी के अनुसार, स्पेक्ट्रम सिद्धांत के अनुसार। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है आयनों में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। आयनों में क्या पाया जाता है? प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। यहां पर प्रत्यास्थता का मतलब क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रत्यास्थता का मतलब है, पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रत्यास्थता का मतलब पढ़ेंगे, एक एक आपको शब्द बताया जाएगा। जो नए जितने भी शब्द आएंगे उसका सभी का आपको मतलब बताएं। प्रत्यास्थता का मतलब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। प्रत्यास्थता को हम क्या समझते हैं? कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ध्यान से देखना, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? कोई ये वस्तु है, ध्यान से देखना, ये हमारे पास क्या वस्तु है, और इस वस्तु पर मैं क्या लगा रहा हूं? बाह्य बल लगा रहा हूं। इस वस्तु पर मैं बाह्य बल लगा रहा हूं, तो बाह्य बल लगाने पर क्या होता है? वस्तु में क्या परिवर्तन हो जाता है? वस्तु की आकृति में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। वस्तु पहले इस प्रकार की, प्रारंभिक में वस्तु क्या है? इस प्रकार की। प्रारंभिक अवस्था में वस्तु इस प्रकार की थी, बाह्य बल लगाने पर वस्तु के आगे आकृति इस प्रकार की हो गई। अगर क्या करें? बाह्य बल को हटा दे, मतलब बल को हटा दे वापस, बल को हटाने पर वस्तु किस अवस्था में आ जाती है? वापस इसी अवस्था में आ जाती है, मतलब प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। मतलब वस्तु में क्या पाया जाता है? प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है।
वस्तु में अगर प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है तो वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर वस्तु किस अवस्था में आ जाती है? वापस साम्य विराम अवस्था, जिस अवस्था में थी, प्रारंभिक अवस्था में थी, उसी अवस्था में आ जाती है। जैसे आप रबड़ को आप बल लगाओ, रबड़ को बल लगाने के बाद वापस क्या आ जाता है? रबड़ की जो आकृति है वापस क्या आ जाती है? उसी अवस्था में आ जाती है। जैसे स्प्रिंग को ले, स्प्रिंग में आप ऐसे बल लगाने पर उसकी आकृति में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। अगर बाह्य बल हटाने पर वो क्या आ जाएगी? वापस उन्हीं अवस्था में आ जाएगी, उन्हीं मतलब प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी पुनः। तो यहां पर क्या होता है? वस्तु में क्या जाए, अगर प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, ध्यान से सुनना, अगर वस्तु में क्या पाया जाता है? प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, तो वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु की आकृति में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। अगर वस्तु पर हम क्या लगा दें? बल को हटा दे तो वस्तु क्या आ जाती है? पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो इस वस्तु में क्या पाया जाता है? प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। इसी प्रकार से धनायन और ऋणायन में क्या पाया जाता है? प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है तो इसका मतलब धनायन और ऋणायन की जो आकृति है वो गोलाकार न होकर किसी और आकृति भी की हो सकती है। तो इसके कारण इसकी धनायन और ऋणायन की जो त्रिज्या है उसमें क्या हो जाते हैं? परिवर्तन हो जाते हैं। धनायन और ऋणायन की त्रिज्या में परिवर्तन होने के कारण ये त्रिज्या अनुपात का मान क्या नहीं आता? सही प्राप्त नहीं होता। अगर हम क्या करें? धनायन और ऋणायन पर क्या आपतित करें? फोटोन आपतित करें। फोटोन आपतित करेंगे तो या तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, या क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण होने के कारण त्रिज्या अनुपात की धनायन और ऋणायन की जो त्रिज्या है उसमें क्या होगा? परिवर्तन होगा। धनायन और ऋणायन की त्रिज्या में परिवर्तन होने का मतलब यह है त्रिज्या अनुपात में भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट पॉइंट है आयनों में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। अगर आयनों में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है तो धनायन और ऋणायन की जो आकृति है उसमें भी क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। धनायन और ऋणायन की आकृति में परिवर्तन होगा तो त्रिज्या अनुपात में भी क्या आ जाएगा? धनायन और ऋणायन की त्रिज्या में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। धनायन और ऋणायन की त्रिज्या में परिवर्तन होगा तो त्रिज्या अनुपात में भी क्या आ जाएगी? सही प्राप्त नहीं होगा। त्रिज्या अनुपात क्या नहीं होगा? सही प्राप्त नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट लगाओ, अगर हम क्या करें? धनायन और ऋणायन पर क्या डालें? फोटोन आपतित करें। तो धनायन और ऋणायन क्या करेंगे? कैसे? या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे या इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। जिसके कारण धनायन और ऋणायन की त्रिज्या में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। धनायन और ऋणायन की त्रिज्या में परिवर्तन होगा तो त्रिज्या अनुपात का मान क्या नहीं होगा? सही प्राप्त नहीं होगा। दूसरा देखो, धनायन, दूसरा पॉइंट किसके आधार पर? कौन बता रहा है? ये बता रहा है स्पेक्ट्रम सिद्धांत। धनायन व ऋणायन, धनायन व ऋणायन की त्रिज्या में ऐसे बने तो धनायन व ऋणायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर या इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद, धनायन व ऋणायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण या इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद त्रिज्या में परिवर्तन करने के बाद धनायन व ऋणायन की त्रिज्या में परिवर्तन हो जाता है। धनायन व ऋणायन की त्रिज्या में परिवर्तन हो जाता है। त्रिज्या में क्या हो जाता है? परिवर्तन होता है। ये लास्ट वाली लाइन आपको नहीं दिख रही है। इसके बाद लिखना, इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद धनायन व इसके आगे लिखना है धनायन व ऋणायन की त्रिज्या में परिवर्तन होता है। त्रिज्या में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसके कारण त्रिज्या अनुपात का मान सही प्राप्त नहीं होता। जिसके कारण त्रिज्या अनुपात का मान
सही प्राप्त नहीं होता, सही प्राप्त नहीं होता, जिसके कारण त्रिज्या अनुपात का जो मान है वो क्या नहीं होता है, सही प्राप्त नहीं होता। अगला पॉइंट लिखा पॉइंट नंबर 3। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, आपको जीरो से हाई लेवल तक आपको बताया जा रहा है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट को। आप अगला पॉइंट आएगा द9 और E9 के, द9 व री9 के मध्य, द9 व री9 के मध्य आयनिक बंध के साथ साथ, आयनिक बंध के, द9 और E9 के मध्य आयनिक बंध के साथ साथ सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध भी पाए जाते हैं। मतलब स्पेक्ट्रम सिद्धांत के अनुसार, स्पेक्ट्रम थ्योरी के अनुसार द9 और E9 के मध्य आयनिक बंध भी पाया जाता है, और आयनिक बंध के साथ साथ कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध भी पाया जाता है। ये प्रयोग करके देखा गया। वैज्ञानिकों के अनुसार स्पेक्ट्रम सिद्धांत की थ्योरी के आधार पर वैज्ञानिकों ने क्या किया, प्रयोग किया। तो क्या मिला, द9 और E9 के मध्य जो बंध मिला है वो आयनिक बंध के साथ साथ कौन सा बंध और मिला है, सहसंयोजक बंध मिला है। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 सारणी है। पॉइंट नंबर 4 क्या है, सारणी, सारणी को ध्यान से समझना। पहले जो मैं लिख रहा हूं वो द9 लिख रहा हूं, Li प्लस, Na प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस। इधर क्या लिख रहा हूं, इसमें लिख रहा हूं E9, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। इसको ध्यान से, पहले जो Li वो किसके साथ होगी, माइनस F के साथ होगा। Li किसके साथ होगा, Li प्लस किसके साथ होगी, F माइनस होगी। तो किस प्रकार से बने, LiF बनेगा। फिर LiCl के माइनस के साथ होगी, LiCl होगा। फिर ये इसके साथ LiBr के साथ Li कैपिटल I। तो NaF, NaCl, NaBr, NaI, फिर KF, KCl, KBr, KI, RBF, RBCl, RBBr, RBI, RBI, CSF, CSCl, CSBr, CSI। इस सारणी में ध्यान से देखना, इस सारणी में त्रिज्या अनुपात लगाने पर संरचना क्या आ रही है, अलग आ रही है। ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनना, इस सारणी में जितने भी धातु है, इन धातु में त्रिज्या अनुपात लगाने पर संरचना तो क्या मिल रही है, अलग अलग मिल, संरचना क्या मिल रही है, निकालने पर संरचना का मान क्या मिलता है, अलग मिलता है। लेकिन लेकिन स्पेक्ट्रम थ्योरी के आधार पर इनका प्रयोग करके देखने पर इनके जो त्रिज्या है वो क्या मिल रही है, त्रिज्या अनुपात से अलग मिल रही है, त्रिज्या अनुपात से क्या मिल रही है, अलग मिल रही है। तो यहां पर ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर 4 में सारणी के बाद आपको एरो लगा के लिखना है, सारणी के बाद में एरो लगा के लिखना है। इसमें लिखना है CSF, CSCl और CSBr, CSBr, CSBr वे वे में CSF, CSCl, CSBr में गणीय संरचना पाई जाती है। किसके अनुसार पाई जाती है, गणीय संरचना पाई जाती है। ये किसके अनुसार है, स्पेक्ट्रम थ्योरी के अनुसार पाई जाती है।
अगला पॉइंट है, अगला एरो को लिखना, शेष धातु, शेष धातु में अष्टफलक की संरचना पाई जाती है। बाकी की जितनी धातु है सारणी में, बाकी की जितनी भी धातु है सारणी में कौन सी संरचना पाई जाती है? शेष धातु में अष्टफलक की संरचना पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड व धातु सल्फाइड में, धातु सल्फाइड में चतुष्फलक की संरचना पाई जाती है। फलकीय, चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। ये कौन बता रहा है? स्पेक्ट्रम थ्योरी बता रहा है। ये आपके ऊपर। हमने आज क्या पढ़ा है? त्रिज्या अनुपात की सफलता पढ़ी है और त्रिज्या अनुपात की क्या पढ़ी है? असफलता पढ़ी है। और एक टॉपिक पढ़ा है स्पेक्ट्रम थ्योरी, स्पेक्ट्रम सिद्धांत पढ़ा है। अच्छे से इसका रिवीजन करना है, अच्छे से इसको क्या करके आना, पढ़ के आना है। इसके बाद टॉपिक आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जालक ऊर्जा। अगला टॉपिक आएगा जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा को हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जालक।